आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है आपका सबसे पहले हम करेंगे हिस्टैरिसीस लूप। ओके, सो हिस्टैरिसीस लूप। ओके, सो इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, इसको साइकिल भी बोल सकते हैं आप, हिस्टैरिसीस साइकिल, CYCLE। ओके, इसमें हम करेंगे क्या कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, आयरन। ओके, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, H। तो आयरन में क्या आएगा भाई, आयरन मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करेगा, आयरन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, आयरन मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, आयरन मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, तो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी। फिर इस I और H में जो ग्राफ होता है बेसिकली ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप H को ले लेंगे, इधर भी आपका H ही है। H जो है बेसिकली वो बाहर से जो फील्ड लगाई हुई है उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और I जो अंदर रखा है आपने उस फील्ड में वो कौन रखा है, आयरन। तो आयरन में क्या आएगा, आयरन विल एक्वायर मैग्नेटिज्म, तो उसमें इंटेंसिटी का मैग्नेटाइजेशन आएगा। तो I और H में जो ग्राफ है, I को बाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ नेगेटिव I की तरफ ही होगा। तो फिर ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। तो ऐसे के पहले O से A, फिर यहाँ पहुँच गए B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F और फिर बैक टू A। तो ये कर्व बनता है, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। इसको साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और क्या बताया मैंने, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। So basically what is this, it is simply the graph between these two physical quantities, intensity of magnetization and what magnetic intensity। ये आयरन के साथ रिलेटेड चीज़ है जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, और जो H है बेसिकली ये क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। तो इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ये आपका A से चला, देखो पहले O टू A गया है ग्राफ, फिर A टू B, फिर B टू C, C टू D, देन D टू A, देन F, देन F टू A। सो दिस इज हिस्टैरिसीस लूप। तो इसको डिटेल में अभी स्टडी करते हैं, और आपको मैं यहाँ से ये दिखा देता हूँ। यहाँ इसका ये बना है बढ़िया सा, इसको यहाँ से देखिए, और फिर यहाँ पे ये देखिए आ गया, ये है वो ग्राफ जो भी बता रहा था मैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से यहाँ से समझेंगे, इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओके, सो ये है बेसिकली वो जो हम करना चाह रहे हैं। सो यहाँ से ये आ गया, ये बोल रहा था मैं कि एक आयरन का रॉड है, उसको मैग्नेटाइज करना है, आयरन का रॉड, ठीक है, ठीक है। किसका रॉड है, आयरन का, Fe। उसको मैग्नेटाइज करना है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया। उसकी इंटेंसिटी कितनी है बोलो, H इधर को भी है ऐसे, ठीक है, इस तरफ भी है, और वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा तो उसमें क्या आएगा, I आएगा। तो इसमें आपने I लिखना है इधर को, ठीक है, और इधर को भी I है भी नीचे की तरफ, ये, ठीक है। सो शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H है ये वेरिएबल फील्ड है। वेरिएबल मतलब ऐसी फील्ड है कि आप इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में इस आयरन के पीस को रख दिया, क्या होने वाला देखो, ध्यान सुनेंगे। जैसे जैसे मैं H को इंक्रीज़ करूँगा, यू विल फाइंड I विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये देखो, दिख रहा है, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म आना शुरू होगा, किसमें, आयरन। जैसे जैसे H को इंक्रीज कर रहे हैं, I इंक्रीज हो रहा है, 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 अप टू A। सो जैसे मैंने H को इंक्रीज किया, सपोज करिए इस पॉइंट को कुछ भी बोल दीजिए, इस पॉइंट को मैंने M बोल दिया। जैसे मैंने I को O से M की तरफ इंक्रीज किया, देन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, I जो मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन आयरन में आई वो ऐसे इंक्रीज हुई, देखो ये जा रहा है, देखा, ठीक है। तो वैन मैंने H को इंक्रीज़ किया O से M की तरफ, O टू M,
तो जो आई का ग्राफ था वो कहाँ से कहाँ गया बोलो, O to A गया, ऐसे हुआ, दिख रहा है देखो, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि आई मैक्सिमम हो गया, कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए आई बिकम्स मैक्सिमम। इस पॉइंट के लिए आई की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, आई मैक्सिमम हो गया, ये देखो ये, ठीक है। पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। पर आप आपको पता ना, जब एच इतना था, जब एच इतना था, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया ऐसे करके, ठीक है। तो ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे एच को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एच को इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है बताइए, आई भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिज्म आ रहा है मतलब आयरन में, ठीक है। लेकिन ठीक है, आयरन में मैग्नेटिज्म आ रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जब एच की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बोलो जोर से, ओ एम के इक्वल हो गई एच की वैल्यू। एच की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ओ एम के, देखो ये। तो आई की वैल्यू फिर मैक्सिमम हो गई, ये आ गई देखो मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गई आई की वैल्यू मैक्सिमम। अब जितना इसमें मैग्नेटिज्म आना था, जितनी इसमें इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन आनी थी, वो आ चुकी है, बात समझ रहे हैं। अब यदि मैं एच को फिर इंक्रीज करूँगा ओ एम से बियॉन्ड ऐसे इधर को, तो अब आई इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब पॉइंट ए के ऊपर एक सेचुरेशन आ गई, सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन आ गई पॉइंट ए पे, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो था वो मैक्सिमम हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे भूख लगी, आप खाना खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, एक स्टेज आएगी कि आप बोलेंगे अब मेरे को नहीं खाना, तो वो आ गई सेचुरेशन। अब मैं यदि एच को इंक्रीज़ करूँगा, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी में इंक्रीज़ करूँगा, तो आई इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। सो ये आ गया। उसके बाद फिर मैंने एच को डिक्रीज़ करना शुरू किया एम से ओ की तरफ, तो एम से जब मैंने ओ से एम की तरफ इंक्रीज़ किया था एच को, तो आपका आई ऐसे ऐसे बढ़ा था, देखो ओ से लेके कहाँ तक गया था, वो ए की तरफ। तो यदि मैं अब एच को डिक्रीज़ करूँगा, तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये कर्व उसी लाइन में वापस आएगा, नो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यही तो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी आयरन की। और जैसे मैंने एच को डिक्रीज़ करना शुरू किया, ये देखो डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो अब आपका जो आई है वो इस रास्ते वापस नहीं आएगा, तो वो इस तरफ चला है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। जब वापसी आ रहा हूँ मैं एच से एम से ओ की तरफ आ रहा हूँ, एच को डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पहुँचा यहाँ, तो आई की वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ, होनी यहाँ चाहिए थी, ये देखो यहाँ नहीं है, आई की वैल्यू यहाँ है, यहाँ देखो ए, समझ रहे बात मेरी, मतलब जिस रास्ते इसने आई एक्वायर किया था, यदि मैं क्यों किया था उसने आई एक्वायर, बिकॉज एच को इंक्रीज़ कर रहे थे। अब मैं एच को डिक्रीज़ करूँगा तो वो सेम रास्ते वापस नहीं आएगा, सेम रास्ते आई कम नहीं होगा। तो रास्ता कौन सा फॉलो हो रहा है चेक करिए, रास्ता फॉलो हो रहा है ए से सी की तरफ, ये देखो। तो इस रास्ते अब आई आना वापस होगा, ये एच डिक्रीज हो रहा है, एच आप यहाँ पहुँच के, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद आप एच को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। एच जीरो का मतलब है कि अब आयरन के पीस को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड से बाहर कर दी, ठीक है। ले गए बाहर, ले गए उस टुकड़े को, ठीक है, ले गए उस टुकड़े को बाहर। लेकिन जैसे ही एच जीरो हो गया, तो बताओ मेरे को आई की वैल्यू कितनी है, लेट्स चेक। जीरो पे आई जीरो नहीं हुआ, देखो जीरो पे आई ओ सी के इक्वल, ऐसे ही पॉइंट है यदि, ठीक है। तो मतलब एच जीरो करने के बाद भी जो उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया था ना आयरन में, वो जीरो नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या इसके लिए, यहाँ एच तो जीरो है, तो आई की वैल्यू क्या है, जब एच मैंने जीरो कर दिया तो आई की वैल्यू क्या पाई गई, ये देखो आई की वैल्यू उसी के इक्वल है, ये हुआ ना, तो आई की वैल्यू उसी के इक्वल है, ये हुआ। इसको बोलते हैं, ये जो आई की वैल्यू उसमें आ गई है, जो मैग्नेटिज्म उसमें आ चुका है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी याद रखेंगे इसको। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और इसको बोलेंगे रिटेंटिविटी, ठीक है। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि डिफाइन रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ आई, जब एच क्या हो गया जीरो, इट इज़ द वैल्यू ऑफ intensity of magnetization when external magnetizing field is reduced to zero, समझ आई बात। तो ये अब आप आगे चलेंगे, अब ध्यान सुनेंगे, नेक्स्ट इसी में चलते जाएंगे अगर आपको समझेंगे। सो अभी हम बोल रहे थे कि अब इसमें इंटेंसिटी जो है बेसिकली, सो ये थी रिटेंटिविटी, ठीक है।
अब ठीक है, अब इसमें मैग्नेटिज्म आ चुका है भाई, कितना इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन आ चुका है देखो, ओ सी के बराबर। अब यदि इसकी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना है, आई को जीरो करना है, तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड लगानी पड़ेगी। फील्ड रिवर्स डायरेक्शन का मतलब यहाँ ऐसे ही है कि फील्ड पहले मान लो ऐसे लगाई थी आपने कि नॉर्थ पोल था, ये साउथ था, ऐसे कर लो, ये साउथ है, तो अब आपको इधर इधर आपको साउथ कर देना है और इधर नॉर्थ कर देना है, होगा रिवर्स डायरेक्शन का मतलब। समझे बात मेरी, रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड लगा देंगे आप। तो रिवर्स डायरेक्शन में मैंने फील्ड लगाई, तो अब क्या होगा देखो, नाउ एच इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन। मैं अब आई को जीरो करने के चक्कर में हूँ, ठीक है। नाउ एच इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, आई डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो आई देखो कम हो गया, ये देखो, जब मैं यहाँ पहुँचा आई और कम हो गया, जब मैं यहाँ पहुँचा आई और कम हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है। और जब मैं एच की वैल्यू ओ डी के इक्वल कर दी, तो ये देखो आई क्या हो गया, देखो जीरो हो गया। समझे बात मेरी। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी एच, रिवर्स डायरेक्शन में जब मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, तो कितनी वैल्यू थी उस एच की कि आई जीरो हो गया, तो एच की वैल्यू ओ डी के इक्वल है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ओ डी। तो एच की वैल्यू जो है वो बेसिकली आई अब जीरो हो चुका है, जब मैंने रिवर्स डायरेक्शन में कितनी फील्ड लगाई ओ डी, एच इज इक्वल टू कितना इक्वल टू लगाया ओ डी के इक्वल, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कोर्सिविटी। कोर्सिविटी एच की वैल्यू है मेरी, तो आई जीरो हो गया, तो एच की वैल्यू किसके इक्वल आई थी रिवर्स डायरेक्शन में, ओ डी के इक्वल, ये होगा ना। सो ये दिस एच इज इक्वल टू ओ डी इज कॉल्ड कोर्सिविटी, सी ओ ई आर सी आई वी आई टी वाई। सो बेसिकली ये टर्म्स एक्सप्लेन करने को आती हैं, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन आएगा यदि कि हैंस एक्सप्लेन द टर्म्स रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। तो व्हाट इज कोर्सिविटी? कोर्सिविटी एच की वैल्यू है, जिसको रिवर्स डायरेक्शन में लगाया तो आई क्या हो गया जीरो, तो मीन्स इसका रिवर्स हो गया। देखो यहाँ रिटेंटिविटी आई की वैल्यू है जब एच क्या है जीरो, और कोर्सिविटी एच की वैल्यू है जिसने आई को क्या कर दिया उस मटेरियल में जीरो। समझाई बात। तो इसके बाद फिर हमने बोला कि रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड आप इंक्रीज करे जा रहे हैं, 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 ठीक है। अब क्या होने वाला देखो, अब ये मटेरियल फिर आपका जो है मटेरियल ये यहाँ तक तो हो गया है, एच की वैल्यू जब ओ डी की इक्वल थी तो आई जीरो हो गया। रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड को आप इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देखो इसमें फिर मैग्नेटिज्म आना शुरू हुआ है, आई की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू हुई। रिवर्स का मतलब यही है कि यदि आयरन का टुकड़ा, जो आयरन का टुकड़ा यहाँ लिखा है, यदि ये आयरन का टुकड़ा ऐसे था, पहले इस रीजन में ये मैग्नेट बना, पहले जब ये मैग्नेट बना था आई आया था ना इसमें, तो यदि मान लो साउथ पोल आ गया, नॉर्थ आ गया, अब ये देखो फिर मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, फिर इसमें आई आना शुरू हुआ जब फील्ड रिवर्स डायरेक्शन लगाई जा रही है। बढ़ा रहा हूँ मैं, डी से आगे बढ़ा रहा हूँ फील्ड को, ओ डी से ग्रेटर है मेरी वैल्यू फील्ड किया, तो इसमें फिर मैग्नेटाइज आना शुरू होगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू होगा इसमें आई, तो इसका मतलब अब ये फिर मैग्नेट बनना शुरू होगा। लेकिन पहले यदि ऐसे यहाँ आया था, इसमें एन यहाँ आया था इस आयरन के बीच में, तो अब एन यहाँ आएगा और ऐसे यहाँ आएगा। बोलने का मतलब ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है। सो ये बोलने का मतलब आयरन में फिर आई आना शुरू हुआ, ठीक है, और आई आना शुरू हुआ तो ये देखो आ रहा है आ रहा है आई। अब से मतलब ए पॉइंट फिर आने वाला है सैचुरेशन, रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो रहा है, ठीक है, आई आ रहा है आई आ रहा है। और एक स्टेज आई जब मैंने एच की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में कितनी कर दी, बोलो ओ एल के बराबर कर दी। जब एच की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, ओ एल के बराबर कर दी, तो ये जो पॉइंट आया नीचे देखो, ई पॉइंट है ये पॉइंट ई पॉइंट, तो वो वही सेकेंड सेचुरेशन पॉइंट आ गया, ये फर्स्ट सेचुरेशन पॉइंट था ए। अब कौन सा पॉइंट आ गया बोलो, सेकेंड सेचुरेशन पॉइंट आ गया। इसका मतलब आई की वैल्यू फिर मैक्सिमम हो गई। अब यदि मैं ओ एल से, तो एच की वैल्यू जब ओ एल है तो आई क्या हो गया बोलो, मैक्सिमम रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यदि मैं एच की वैल्यू को ग्रेटर देन ओ एल करूँगा तो अब आई में कोई इंक्रीज नहीं होगा, देयर इज नो इंक्रीज इन आई नो, इसका मतलब सैचुरेशन आ गई है। तो सेकेंड सैचुरेशन पॉइंट इज ई। अभी मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो गया, कौन मटेरियल था ये, आयरन, एफ ई है, बार बोल रहे हैं, ठीक है। सो फिर आपने क्या किया, बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है प्रोसेस। अब देखो ये जैसे यहाँ ओ एम के बराबर फील्ड लगाई थी आपने इस डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम वैल्यू जो थी आई की वो ये थी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड आपने ओ एल के इक्वल लगाई है, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू आई की वो ये है, देखो ये फिर मैग्नेट बन चुका है, आई आ चुका है इसमें, तो ये इस पॉइंट की तरह ये पॉइंट, ये देखो नीचे मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है आई की, ठीक है जी।
सो अब आपने देखा कि रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज करने से आई डिक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि मैं फील्ड की वैल्यू एच ग्रेटर देन OL करूँगा, OL से ज़्यादा करूँगा, तो अब आपको आई की वैल्यू में इंक्रीज नहीं दिखेगा। ठीक है, सो फिर आपने इस फील्ड को कम करना इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपने फील्ड को फिर इधर डिक्रीज करना। ठीक है, जैसे मैंने डिक्रीज करना शुरू किया तो फिर आपको पता है इस रास्ते थोड़ी जाएगा वापस, बिल्कुल सेम जैसे इस रास्ते थोड़ी आया था वापस, इधर आएगा ये, फिर ये इधर आएगा, बिल्कुल सेम। तो जब मैंने एच को रिड्यूस करना शुरू किया, डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, जब मैंने एच को फिर जीरो कर दिया तो फिर इसमें वही आ गया, देखो ये तो मैक्सिमम, तो इसमें आई की वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ गई, ओ एफ की। ठीक है, सो जब एच की वैल्यू को डिक्रीज किया तो आई आ गया आपका ओ एफ के इक्वल। डिक्रीज करते करते जब एच जीरो कर दिया तो आई की वैल्यू अगेन ओ एफ के इक्वल आई। ठीक है, तो ये कर्व आपको ये मिल गया, ई से एफ तक मिल गया। नाउ इंक्रीज एच इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर को यू विल फाइंड ये कर्व जो है इंक्रीज करते जाओ, फिर जैसे करते करते जब एच की वैल्यू इतनी है इतनी, तब हुआ आई फिर जीरो। ठीक है, फिर ये मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया, आई जीरो का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिज्म फिर खत्म हो गया। ठीक है, आगे फिर आगे इंक्रीज करते जाओ, आगे फिर इंक्रीज करो एच को, फिर ये देखो मटेरियल यहाँ पे जाके फिर मैग्नेटाइज हो गया और फिर आई की वैल्यू आ गई। सो ये एक क्लोज्ड कर्व बन गया। दिस क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ओके, तो ये आपका हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें सिंपली एक्सप्लेन करने को आता है और साथ में ये पूछते हैं कि डिफाइन द टर्म्स ऑफ रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। ठीक है, कोर्सिविटी मैंने यहाँ बताई थी आपको, मतलब इसका उलट होती है, ये आई की वैल्यू है जब एच जीरो है, और कोर्सिविटी एच की वैल्यू है जब आई जो है वो जीरो है। ठीक है, so what is transitivity? Transitivity or residual magnetism, it is the value of intensity of magnetization when intensity of external magnetizing field is reduced to zero, or when magnetizing field is reduced to zero, simple. And what is coercivity? Coercivity ये थी, it is the value of what, reverse magnetizing field which is required to reduce this, retentivity to zero. Okay, it is the value of reverse magnetizing field which is required to reduce the retentivity to zero। मतलब एच की वैल्यू है ये रिवर्स डायरेक्शन में जब आई क्या हो गया मटेरियल में जीरो, तो दिस इज रिटेंटिविटी इस फिगर में ओ डी के बराबर है, कॉर्सिविटी इस फिगर में ओ डी के बराबर है। व्हाट इज ओ डी? वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो चाहिए ताकि आई क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये था आपका। ठीक है, सो ये आपने यहाँ से कर लेना है। और आयरन इस केस में कितनी बार मैग्नेटाइज हुआ, कितनी बार डीमैग्नेटाइज हुआ, जरा बताओ, जरा सोचो जरा। आयरन यहाँ मैग्नेटाइज भी हो रहा है, डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है, तो दिस हिस्टेरेसिस लूप इज आल्सो कॉल्ड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो देखो भाई, शुरू में तो ये मैग्नेटाइज हुआ, देखो एक बार ये इस रीजन में मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ ये मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, एक बार हो गया, फिर ये ए से लेके डी तक इसमें आई कम ही होता गया, देखो तो ये डी में जब आई डिक्रीज हो रहा है तो डीमैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसे डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर इसमें मैग्नेटिज्म आना शुरू हुआ, तो डी से लेके ई तक के फिर मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, फिर इसमें आई डिक्रीज होना शुरू हुआ है, देखो कहाँ से कहाँ, ई से लेके यहाँ, ये कोई पॉइंट होगा जैसे एफ के बाद जी बोलते हैं उसको, ये तो ई से लेके जी तक फिर आई इसमें क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हुआ, इसमें भी आके आई क्या हो गया था, जीरो हो गया था। ठीक है, उसके बाद ही फिर मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ। जितनी भी आपको ये ब्लू ब्लू लाइंस दिख रही हैं, ये वाली मैग्नेटाइज हुआ, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक फिर मैग्नेटाइज हुआ, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक फिर मैग्नेटाइज हुआ। तो मेरे ख्याल से 3 बार मैग्नेटाइज हुआ। और डीमैग्नेटाइज कितनी बार हुआ, देखो अब एक ये दो, सो 3 बार ये मैग्नेटाइज हुआ और 2 बार ये डीमैग्नेटाइज हुआ। डीमैग्नेटाइज का मतलब होता है कि उसमें मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो डिक्रीज की तरफ गया, मतलब आई की वैल्यू डिक्रीज होती गई। ये था हिस्टेरेसिस लूप। दिस हिस्टेरेसिस लूप जो है बेसिकली क्लोज कर्व है। कहाँ शुरू हुआ बोलो, ए सी डी ई, कुछ भी पॉइंट्स बोल दो, एफ जी और बैक टू ए। तो दिस क्लोज कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप और साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन।
तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ से ये समझ आ गया होगा शायद, है ना। तो यदि हम आगे बढ़े हैं तो हम बात करेंगे कि ये, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जो आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया अभी। ये है, देखो ये तो दिख रहा होगा आपको शायद, है ना। ये सो ये बताया मैंने आपको। अच्छा, ये पीछे वाला रह गया था थोड़ा कि इक्वेटर पे वैल्यू मैंने बताई थी, इक्वेटर पे कितनी वैल्यू होती है डिप की, 0, और पोल्स पे क्या होती है 90, लिख लेना इसको। ये ऐसे सी लोग एक्सप्लेन दी ट्रांजिटिविटी एंड कॉर्सिविटी। तो इसमें मैंने देखा कि आई जब हमने एच को जीरो किया, ठीक है, तो एच को जीरो किया था ना, देखो एच को हमने जीरो किया, ये देखो एच को फिर हमने जीरो कर दिया था ऐसे, तो आई जीरो नहीं हो पाया था। तो आई की वैल्यू क्या थी, ये थी ओ बी के बराबर, ठीक है। तो मतलब जैसे एच को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो आई उस रास्ते पे वापस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आई पीछे चल रहा है एच से। तो कैसे लिखेंगे, देखो लैग कर रहा है आई, लैग ऑफ, लैग कौन कर रहा है, आई क्या बोलते हैं, आई को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच आई लिख रहा है यहाँ ब्रैकेट में, और पीछे चल रहा है, किसके पीछे चल रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ लैग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सही बात। ठीक है। सो यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे कि आगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। सो एक रॉड ली हमने आयरन की, सपोज ए रॉड ऑफ आयरन इज टू बी मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये कर्व बन गया। तो कर्व में थोड़ी सी गलती है, डायग्राम वो वाली बनाया जो मैंने बनाई हुई है ना वहाँ पे, वो देख लें थोड़ा सा। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आना था ऐसे, ठीक है। डायग्राम देख लें वहाँ पे जो मैंने अभी दिखाई आपको, वो वाली बनाए, ध्यान से सुन लो, वो वाली डायग्राम बनाए जो भी दिखाई थी मैंने। और पॉइंट्स यहीं के लिखने हैं आपने, ये पॉइंट है बिल्कुल ठीक, यहाँ बी बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है फिर सी, पॉइंट्स यहाँ वाले लिखने हैं आपने, यहाँ पर डी बोल रहा है, ठीक है, और ये जैसे ही बोल रहा है ई, और फिर इसको एफ बोल रहा है, ठीक है। तो ये लिख देना आपने सारा कुछ। और लास्ट में फिर हमने बोला कि नाउ एच इज डिक्रीज एंड आई आल्सो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन एच इज जीरो एंड आई इज इक्वल टू ओ बी। ये सारा मैंने आपको समझा दिया, वही ऐसे, ठीक है। तो एच को इंक्रीज़ करेंगे तो आई मैंने बोला इंक्रीज़ करेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट है आई क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। उस पॉइंट को क्या बोला था, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। फिर एच को डिक्रीज़ किया हमने तो आई जो है वो कितना, एच जब जीरो कर दिया तो आई कितना आ गया, ओ बी के बराबर। तो इस आई की, ओ बी की वैल्यू को इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। व्हाट इज कॉल्ड, रिटेंटिविटी। ओके। सो यदि हम नेक्स्ट करें, आगे आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे कि ये तो ये रिटेंटिविटी को डिफाइन कर दिया। सो इट इज़ दी, मैंने बोला ये रिटेंटिविटी जो होती है बेसिकली आई की वैल्यू है, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस टू 0, ठीक है। उसके बाद फिर एच इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन, एच इज को टू सी किया तो मैंने बताया आई जो है वो जीरो हो गया था, ठीक है। और फिर कोर्सिविटी को डिफाइन किया, कोर्सिविटी किसकी वैल्यू बताई थी, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, जिससे आई क्या हो गया था, जीरो, ठीक है। नाउ एच इज इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन टिल पॉइंट डी इज रीच्ड, टिल पॉइंट सेकंड सैचुरेशन पॉइंट आ गया, देखो ये डी जो है ये सेकंड सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। नाउ इंक्रीज एच टिल कर्व डी ई एफ एज ऑब्टेन्ड, ठीक है। ये आ गया, तो यहाँ से आपने इसको लिख लेना है। नाउ ये जो आपका लूप, क्लोज लूप बन गया, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। सो नेक्स्ट बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जाता है 2 नंबर में, दिस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टील और एल्निको से ही बनाते हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कर्व यदि स्टील और एल्निको के लिए बनाया जाए तो स्टील के लिए जो कर्व आता है ना, ये बिल्कुल वाइडर कर्व होता है, ऐसे हिस्टैरिसीस लूप है बिल्कुल वाइडर,
ठीक है, एल्निको के लिए भी ऐसे होता है, दिस इज फॉर स्टील। लेकिन यदि आयरन के लिए बनाऊंगा ना तो पतला कर्व होता है ऐसे, आयरन के लिए ये पतला कर्व होगा ये। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ये है कि स्टील और आयरन से ही क्यों बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये है कंडीशन कि जो परमानेंट मैग्नेट बनाए जाएंगे उनके लिए ये होती है रिटेंटिविटी, ये आई की वैल्यू होगी जब एच जीरो होगी, और ये होती है कोर्सिविटी एच की वैल्यू जब आई जीरो होगी। तो हम ये डिमांड करेंगे कि जो परमानेंट मैग्नेट बनाने हैं उनके लिए आई की वैल्यू भी ज़्यादा हो, और उनके लिए मतलब आई मीन्स यहाँ रिटेंटिविटी, तो रिटेंटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा हो, और किसकी वैल्यू ज़्यादा हो, कोर्सिविटी की भी ज़्यादा हो। ऐसा मटेरियल चाहिए हमें। तो ऐसा मटेरियल कौन है जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, स्टील, बिकॉज स्टील के लिए रिटेंटिविटी भी ज़्यादा है और कोर्सिविटी भी ज़्यादा है, देखो समझिए इसलिए। और स्टील में खास बात है कि किसी भी मटेरियल की कोर्सिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिज्म काफ़ी टाइम तक रिटेन रखेगा अपने में। इसके मैग्नेटिज्म को जीरो पे लाने के लिए आपको रिवर्स डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फील्ड लगानी पड़ेगी। ठीक है, कोर्सिविटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो मैग्नेटिज्म काफ़ी टाइम तक रखेगा। तो स्टील में मैग्नेटिज्म उसने एक्वायर कर लिया तो वो काफ़ी टाइम तक रहता है। ठीक है, तो ये था, ये लिख लेना आपने यहाँ से। और उसके अगला क्वेश्चन ये है कि ये आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इट इज ए कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ व्हाट, इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। इंसुलेटेड कॉपर, ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, आयरन का टुकड़ा है, इसके ऊपर आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दी, करंट भेज दिया इसमें। जब तक करंट ऑन रहेगा, ये जो बीच में कोर है इसको कोर बोलते हैं, इसमें मैग्नेटिज्म आएगा। और जब आपने करंट ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिज्म इसमें लूज हो जाएगा। समझे बात मेरी, मैंने करंट इज स्विच्ड ऑन, दिस आयरन पीस विल एक्वायर मैग्नेटिज्म, इट विल गेट मैग्नेटाइज। ओके, एंड व्हेन करंट इज रिड्यूस टू जीरो, इसमें मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा। तो ये होता है, ये कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड में लपेटा होता है उसको ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, आयरन एक्वायर्स मैग्नेटिज्म, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, इट लूजेस मैग्नेटिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि जो कोर जो होते हैं, जो कोर अभी अभी आपको बताया मैंने, ये जो आयरन का पीस था, ये आयरन से क्यों बनाया होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर आयरन से क्यों बनाए होते हैं। तो मैंने बताया कि हिस्टैरिसीस लूप जो होता है आयरन का, हिस्टैरिसीस लूप जो होता है आयरन का, वो कैसा बताया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि हिस्टैरिसीस लूप जो होता है वो उसका पतला होता है। जैसे ये आयरन है तो इसमें ये वाला आएगा, इसमें पतला लूप होता है इसका। ठीक है, तो यदि पतला लूप है तो इसमें देखो यहाँ पे टेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, कोर्सिविटी कम होगी। तो मटेरियल यूज टू मेक क्या, कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर देखा आपने, और ट्रांसफार्मर में भी यूज़ होता है, भाई कोर है ना। तो मटेरियल यूज टू मेक कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स शुड हैव, क्या बताया मैंने, हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी है, देखो हाई वैल्यू दिख रही है रिटेंटिविटी की, ये वाली वैल्यू। और कम कम यदि पतला लूप होगा तो ये वैल्यू कम होगी, लेस वैल्यू ऑफ क्या, कोर्सिविटी। और इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है, आयरन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, THIS लिखें। ठीक है, और एक और चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनने की इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कोई बना दिया लूप। ठीक है, ये बना दिया हमने यहाँ पे, ये ये बोल रहा था मैं कि आयरन के लिए लूप पतला है तो ये होती है रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी की वैल्यू, रिटेंटिविटी किसकी वैल्यू होती है, आई की। तो आई की वैल्यू जो है वो इस मटेरियल के लिए ज़्यादा है, किसके लिए भी, आयरन के लिए। ठीक है, और कोर्सिविटी देखो कितनी कम है यहाँ ये। ठीक है, बिकॉज इसका लूप जो है उसका नैरो है, नैरो लूप है ये, नैरो लूप, नैरो लूप में एरिया कम है लूप का। हिस्टैरिसीस लूप जो आयरन के लिए वो पतला है, ऐसे बोल दो, एरिया कम है उसका। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हो गया कि कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, मटेरियल यूज टू मेक कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव, क्या बताया मैंने, हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ कोर्सिविटी। इसको कौन सेटिस्फाई करता है, आयरन।
आयरन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन है लिखा मैंने। आल्सो एक और चीज़ है कि जितना ये पाया गया, इट इज फाउंड फैक्ट की जो एक साइकिल बोलते हैं इसको, पूरा जो हिस्टोसिस लूप यहाँ से चल के यहाँ वापस आ जाता है ना, ऐसे ही इसे एक साइकिल मैग्नेटाइजेशन होता है या एंटी मैग्नेटाइजेशन। तो ये पाया गया है कि जो एनर्जी लॉस होता है, ठीक है, एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा, एनर्जी लॉस पर साइकिल, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, आई एच लूप, आई एच कर्व से। तो ये पाया गया है कि जितना एरिया होगा लूप का उतनी ही एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यदि मैं स्टील से बनाऊंगा तो स्टील का लूप तो बहुत वाइडर होता है, वो तो बहुत वाइडर लूप है, ऐसे ऊपर दिखाया था मैंने आपको। तो इस जितना एरिया ज़्यादा होगा लूप का उतना एनर्जी लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन यहाँ वो ही है जो आयरन है या स्टील जो भी है, जैसे यहाँ आयरन है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि यदि लूप का एरिया कम होगा तो एनर्जी लॉस भी कम होगा, और लूप का एरिया कम किस केस में होता है, आयरन के केस में। दैट्स वाई आयरन से ही बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर्स और ट्रांसफार्मर्स के कोर्स को, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट एरिया ऑफ द स्पेसिमेन is directly proportional to, or you can say is equal to area of the IH curve या area of the hysteresis loop। IH curve means hysteresis loop, ठीक है। तो एनर्जी लॉस कम वहाँ होगा जहाँ एरिया लेस होगा। लेस किस केस में बोलो, आयरन के केस में। ज़्यादा किस में, स्टील में, स्टील से बनाए। तो 2 पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे जो हमने लिख दिए कि ये लिख देना कि ये हाई वैल्यू ऑफ रेंटिविटी चाहिए, लो वैल्यू ऑफ पॉसिबिलिटी चाहिए। दूसरा लिखना कि एनर्जी लॉस कम होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट यदि लूप का एरिया कम है। और लूप का एरिया कम किस केस में है, आयरन। आयरन के लिए लूप पतला है, नैरो लूप है, और स्टील का लूप जो है वो वाइडर है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। सो आगे है कि थ्योरी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी 3 नंबर में आता है। थ्योरीज अभी आगे यहीं से समझ लेंगे इनको। थ्योरीज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म मैंने आपको डिटेल में बताया था। सो फेरोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है बेसिकली, उसको समझेंगे अब, ठीक है। सो ये जो डोमेन थ्योरी बोलेंगे इसको फेरोमैग्नेटिज्म की, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जो फेरोमैग्नेटिक एटम है, ठीक है, मैंने बताया था आयरन निकल कोबाल्ट ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये जो मेटल्स हैं बेसिकली इनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक डोमेन बेसिकली क्या है, डोमेन्स नहीं लिखना है, डोमेन ही है यहाँ पे। तो डोमेन इज ए स्मॉल रीजन जिसमें कितने एटम्स होते हैं बताओ, 10⁻11, ठीक है। सो डोमेन इज ए रीजन हैविंग इतने इतने एटम्स, किस मटेरियल के, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के इतने एटम्स, और वॉल्यूम इतना होता है उसका 10⁻18 लिखा है, ठीक है, क्यूबिक मीटर। पहले तो डोमेन बताना चाहिए। डोमेन इज बेसिकली a collection of how many atoms, 10⁻11 atoms having volume this much, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक एटम के अंदर मैंने बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक स्मॉल रीजन में जिसमें 10⁻11 इलेक्ट्रॉन 10⁻11 एटम्स हैं और उसका वॉल्यूम इतना, उसको डोमेन बोलते हैं। अभी तक मैंने ये बताया आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है आपका बेसिकली वो ये है, ध्यान से सुनते जाएंगे कि नेक्स्ट, हर एटम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करता है, स्मॉल मैग्नेट की तरह। आपको पता है कि हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल है, आपको पता है ये चीज़ें। और एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ईच एटम ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम इंटरेक्ट्स स्ट्रांगली विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम, ठीक है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस इंटरेक्शन को बोलते हैं एक्सचेंज इंटरेक्शन, ठीक है। सो हर डोमेन में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं एटम्स के, वो एक ही डायरेक्शन में लाइन होंगे,
जितने भी, बिकॉज हर एटम जो है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। सो हर डोमेन में मैंने बताया बहुत सारे एटम्स, 10^11 एटम्स हैं, तो हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल है। यदि मैग्नेटिक डाइपोल है तो हर एटम का अपना क्या है बोलो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, यदि डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो फिर एक डोमेन के अंदर सभी जो एटम्स हैं उनके जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन है वो एक ही है, मतलब एक तरफ ही है, दे आर ऑल अलाइंड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बना दिया आगे, ये बनाने आपने बनाना है, ये बनाइए, ये वाला बनाना, बड़ा करके बना लीजिए, लेकिन ये ठीक है। और इसके नीचे लिखना वैन H=0 लिखा है यहाँ, इधर लिखना आपने, इसके नीचे लिखना है यहाँ। ठीक है, सो मैंने बताया कि हर डोमेन के अंदर, जैसे मान लो ये है डोमेन, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ध्यान सुनना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया कि जितने भी एटम्स होंगे उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये बोलने का मतलब। इस डोमेन के अंदर, एक डोमेन के अंदर, इस डोमेन के अंदर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही होंगे सभी, इसमें यदि राइट साइड को तो राइट साइड को ही होंगे सभी, इसमें नीचे को तो नीचे को ही होंगे। ठीक है जी। सो यदि मैंने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाई, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आयरन का पीस है मेरे पास, उसमें क्या क्या हो रहा है अंदर, ये थ्योरी। सो मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स कैंसिल ईच अदर, कोई फील्ड नहीं लगाई है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल इज 0। जैसे ये है एक डोमेन ना, ध्यान सुनना भी, ये डोमेन है, देखो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड को, और इसमें किधर है, राइट साइड को है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो गया नेट, और इसका इधर हो गया, तो ये इसके डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा, नीचे वाले को। जैसे ये ऊपर को होगा तो इधर वाला कोई नीचे को भी होगा, तो इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ, तो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा बोलो, 0। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स कैंसिल ईच अदर, देखो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा 0। अब इसको फील्ड में रखते हैं, फील्ड में रखने के बाद अब अरेंजमेंट होगा बाउंड्रीज का और स्विंगिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ सपोज आई विल प्लेस दिस मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, अभी तो H0 था मैंने बताया, तो इसमें पहला अरेंजमेंट ऑफ बाउंड्रीज होगा। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, अरेंजमेंट बाउंड्री का मतलब है कि फील्ड यदि इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे H, मुझे ध्यान से देखो, यहाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं किसी डोमेन के अंदर एटम्स के, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स के, उनको देखो जरा, वो फील्ड की डायरेक्शन में कौन से डोमेन में, इसमें है, देखो ये इधर को जा रहे हैं दोनों ही। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, अभी मैंने फील्ड लगाई, लेकिन ये जो एच है थोड़ी कम है, वीक है फील्ड। ठीक है, यदि ये वीक एच है, ये जो एच यहाँ लगाया हुआ है ना, ये वीक है सपोज ये। ठीक है, सो यदि एच देखो वीक लगाया हुआ है यहाँ पे, देख ध्यान से देखते रहो ये, तो मेरे को बताओ कि किस डोमेन में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल को होता है, हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल तरह बिहेव कर रहा है, हर एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। एक डोमेन के अंदर मैंने बताया 10^11 एटम्स होते हैं, तो 10^11 मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, यहाँ मैंने 2 ही दिखाए हैं, देखो हर डोमेन में 2 दिखा रहा हूँ मैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन इस तरफ है राइट साइड को, और फील्ड की डायरेक्शन भी सपोज राइट साइड को। क्वेश्चन ये है कि जब बीक फील्ड लगाई है, देखो बीक एच लिखा है मैंने यहाँ पे, कम फील्ड लगाई हुई है, तो क्या होगा बेसिकली कि जिस डोमेन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है, मतलब जिस तरफ फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन, उस डोमेन की बाउंड्री एक्सपेंड करेगी। तो ये वाला जो है ना, इसकी बाउंड्री ये थी, अब इसकी बाउंड्री बड़ी हो जाएगी, एक्सपेंड करेगी, ये देखो नीचे बड़ा हो गया ये, देखा आप, इसकी बाउंड्री एक्सपेंड करेगी। ठीक है, बाकियों की बाउंड्री छोटी होती जाएगी। जब बी कैच लगाया हुआ है, कमज़ोर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई हुई है, बाहर से कम लगाई हुई है, मतलब उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कम है, तो क्या होने वाला है, उस डोमेन की बाउंड्री एक्सपेंड करेगी जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन की तरफ है। तो ये लिखा देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ weak magnetizing field H, boundaries of domains in which magnetic dipole moments are aligned in the direction of H are increased। उन डोमेन्स की बाउंड्री जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये देखो बाउंड्री इसकी बढ़ चुकी है, कितनी बड़ी बाउंड्री होगी इसकी अभी।
ठीक है, तो ये था आपका अरेंजमेंट ऑफ बाउंड्रीज, है ना। उसके बाद है कि स्विंगिंग इफेक्ट है। अब फील्ड कमज़ोर थी, अब फील्ड आपने फील्ड वीक थी, आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाइए। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे तो सारे के सारे जो हैं ये फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ऐसे सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, सारे डोमेन्स, चाहे वो इधर थे चाहे उधर थे, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये इधर भी जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो सारे के सारे ये इसी तरफ चले जाएंगे, सारे के सारे ऐसे। तो एक ही डायरेक्शन में चले गए सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, तो सबका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा और वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा मटेरियल का, समझे। तो ये था बोलने का मतलब। तो ये लिखा है यहाँ पे, पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑल द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ डोमेन्स, सारे के सारे आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एच, देयरफॉर सब्सटेंसेस गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स फील्ड की डायरेक्शन में, एच की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और पूरे सब्सटेंस का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। देखो एक डायरेक्शन में हो गया तो ऐड हो जाएंगे सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, ओवरऑल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ गया, मेन मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। तो ये थी आपकी डोमेन थ्योरी, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया इस थ्योरी में कि ये बताया, देखो मैं थोड़ा सा फिर आपको रिकॉल कर देता हूँ कि जो फेरोमैग्नेटिक एटम होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक एटम है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और डोमेन क्या बताया मैंने, डोमेन एक ऐसा रीजन है जिसमें 10⁻11 एटम्स होते हैं और उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। कितना बताया था, 10⁻⁻28 क्यूबिक मीटर, ठीक है। सो हर एटम जो है वो बेसिकली एक मैग्नेटिक डाइपोल है, सबको पता है एटम बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा है। तो एक डोमेन के अंदर, एक डोमेन जैसे मान लो सब्सटेंस है पूरा फेरोमैग्नेटिक, तो इसमें डोमेन्स बनाए फिर ऐसे ऐसे, तो एक डोमेन के अंदर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की वो एक तरफी होगी। जैसे इसमें राइट साइड को है, इसमें मान लो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ होगी सबकी, इसमें लेफ्ट साइड को है तो लेफ्ट साइड की तरफ होगी सबकी, इसमें नीचे को है तो नीचे की तरफ होगी सबसे। अभी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं लगाई है, अभी जनरल बात कर रहे हैं आयरन के टुकड़े की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मान लो आयरन ले लिया मैंने, ठीक है। और इसमें एक लाइन और लिखी थी कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम, ठीक है। ये दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज इंटरेक्शन, एक ये बताया इसमें। और मैंने बताया कि एक डोमेन के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ये बताया। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो है तो क्या होगा, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड को है, इसका कहाँ राइट साइड को है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ऐसे बहुत सारे होंगे अंदर डोमेन्स, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा इस मटेरियल का, जीरो, जब एच क्या है भी जीरो है। अब इसको फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जैसे इसको फील्ड के अंदर रखा तो दो चीज़ें बताई मैंने आपको। पहले बताई कि अरेंजमेंट हो जाएगा बाउंड्रीज का, अरेंजमेंट ऑफ बाउंड्रीज ये बताई, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बाउंड्रीज। तो उसमें क्या बताया मैंने कि जिस डोमेन में बताया, जिस मान लो फील्ड ऐसे लगाई एच, तो एच की डायरेक्शन में कौन से डोमेन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स उसी डायरेक्शन में जिस तरफ एच है इसमें, तो इस डोमेन की बाउंड्री एक्सपैंड होगी, तो फिर ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे इसकी बाउंड्री मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे बताया था मैंने करके, तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स से देखो, ठीक है। और बाकी जो हैं वो वैसे रहेंगे, कितने बचे बाकी, 3, ठीक है, ये आ गया ऐसे, ठीक है, 1 2 3, ये बाकियों को भी फर्क पड़ेगा, ऐसे रहेगा, इसमें लेफ्ट साइड को तो ऐसे रहेगा और इसमें ऐसे रहेगा। तो उस डोमेन की बाउंड्री एक्सपैंड होगी जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन की तरफ है। तो ये बताया दूसरा मैंने पहला केस, लेकिन ये तब होगा जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी कम है, मतलब वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई हुई है आपने।
और उसके बाद लास्ट बताया मैंने कि स्विंगिंग इफेक्ट हो जाता है भाई, स्विंग हो जाते हैं। स्विंग का मतलब होता है मुड़ जाते हैं फील्ड की डायरेक्शन में सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स, एम वेक्टर जो है बेसिकली सारे के सारे फील्ड के डायरेक्शन में हो जाते हैं, स्विंगिंग इफेक्ट। तो फील्ड यदि स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको पता है सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे ऐसे, तो मटेरियल फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा अंडर स्ट्रॉन्ग एच, जब फील्ड आपकी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एच, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे फील्ड के लॉन्ग। फील्ड भी इधर कोई थी ना, ऐसे थी एच, ऐसे थी एच भी इधर कोई। ठीक है, तो फील्ड के डायरेक्शन में सारे अलाइन हो जाएंगे, और ये जो मटेरियल है आपका ये एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये है आपका डोमेन थ्योरी। ओके, उसके बाद है ये बता दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग एच में सभी एक तरफ चले जाएंगे, अभी बताया है। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ क्वेश्चन किया है, इसका थोड़ा सुन लीजिए कि मान लो आपको ये है, मान आपको दो रॉड्स दी हैं, चलो इस क्वेश्चन को यहाँ समझ लेंगे। ठीक है, यू आर गिवन टू एक जैसी रॉड्स हैं। ठीक है, उसमें से बिल्कुल एक जैसी हैं देखने में, उसमें एक मैग्नेट, उसमें से एक मैग्नेट है और एक आयरन का पीस है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने एक रॉड को यहाँ रख देना टेबल पे ऐसे ही। ठीक है, अब दूसरी रॉड, इसको एक्स बोल देते हैं, इसको हमने एक्स बोल दिया। ठीक है, और दूसरी रॉड है ये बाई है, इसका आपने एक सिरा इसकी तरफ लाना है, जैसे ये दोनों पे ये बाई है मान लो, यहाँ लाएंगे, फिर इसको सेंटर पे टच करेंगे और फिर एक दूसरे एंड पे टच करेंगे, एक्स रॉड के एक्स। ठीक है, सो एक चीज़ रखेंगे इसमें ध्यान, जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, इसमें एक हिंट है कि ये जो साउथ नॉर्थ पोल्स होते हैं, बीच में इसकी आयरन के पीस को खींचने की जो पावर होती है वो जीरो ही होती है लगभग, बीच से नहीं खींचता आयरन के पीस को, तो इसकी जो मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगाएगा आयरन के पीस पे, तो बीच में यहाँ जीरो होगा भाई है। हाँ, तो आयरन के टुकड़े को यदि यहाँ रखेंगे तो खींचेगा अपनी तरफ, यहाँ रखेंगे तो खींचेगा, यहाँ रखेंगे तो खींचेगा, लेकिन जब मैं यहाँ ले जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा। तो मान लो ये बाई पीस में यहाँ ले गया एक एंड पे, फिर मिडल में ले गया, और फिर मैं दूसरे एंड पे ले गया। ठीक है, एक का नाम बाई रख दिया, दूसरे का एक्स रख दिया, तो बाई को तीन जगह ले गया मैं। तो यदि तीनों केसों में अट्रैक्शन है, इफ देयर इज अट्रैक्शन इन ऑल द केसेस, ऑल 3 पॉइंट्स, तो बाई ये मैग्नेट, फिर ये मैग्नेट है, ये है फिर मैग्नेट, तो नीचे रखा है वो लोहे का पीस है। तो मैंने बताया कि ये मैग्नेट यदि ला रहा हूँ मैं इसको, नॉर्थ या साउथ पोल होगा फिर ये नीचे, तो ये आयरन के पीस को यहाँ से दूर करेगा कुछ नहीं। ठीक है ना, मेरी बात है, क्या बोला, इफ देयर इज अट्रैक्शन इन ऑल दी 3 पॉइंट्स, ये तो मैग्नेट होगा, ये मान लो ये नॉर्थ पोल है इसका, तो ये भी नॉर्थ ही रहा, ये भी नॉर्थ ही रहा, तो ये नीचे वाला फिर आयरन होगा, क्यों? बिकॉज नॉर्थ पोल तो हमेशा आयरन के पीस को अट्रैक्ट ही करेगा अपनी तरफ। मैंने बताया इस हैंड्स पे जो पोल्स होते हैं इसमें यहाँ अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होती है, अट्रैक्टिव पावर कहाँ कम होती है? मिडल में। ठीक है, तो ये पीस क्या हो सकता है फिर? ये आयरन, ये जो बाई पीस है यहाँ मैग्नेट होगा। मैग्नेट कब होगा? यदि तीनों केसों में इसकी तरफ खींचा, यहाँ भी खींचा, यहाँ भी खींचा, यहाँ भी खींचा, बिकॉज ये मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट का हमेशा इस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यदि मान लो एंड्स पे ही अट्रैक्शन हुई, बीच वाले केस में नहीं हुई, तो फिर एक्स मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट को ने क्या बताया, इस वाला आपने हाथ में अब लोहा पकड़ा है, या वाई रॉड अब लोहा है। ठीक है, यदि अट्रैक्शन सिर्फ यहाँ और लास्ट में होगी, मिडल में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो आयरन का पीस है मान लो अभी, तो आयरन के पीस को मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्ट ही करेगा नॉर्थ पोल उसको, साउथ पोल भी अट्रैक्ट ही करेगा। और बीच में मैंने बोला अट्रैक्टिव पावर मैग्नेट की नहीं होती है, तो कुछ नहीं होगा बीच में। यदि बीच में अट्रैक्टिव पावर, बीच में ये अट्रैक्शन नहीं आ रही है इसकी, तो इसका मतलब एंड्स पे ही आ रही है अट्रैक्शन, तो फिर बाई क्या है? बाई फिर आयरन का पीस है, और मैग्नेट कौन है फिर? एक्स है। ठीक है, एक्स रॉड जो मैग्नेट है फिर, और बाई रॉड जो है वो क्या है? आयरन का पीस है। ये था इसका
और एक और क्वेश्चन है कि अर्थ के कोर के अंदर, इसने बताया आपको जब पढ़ाया था, आपको थ्योरीज पढ़ाई थी मैग्नेटिज्म की, अर्थ के कोर के अंदर आयरन है, क्या यह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो सकता है? नहीं, बिकॉज मैंने बताया था कि अर्थ से जब आप नीचे जाते हैं लगभग लगभग 3200 से 3000 किलोमीटर से 3000 टू 3500 किलोमीटर, तो जो आयरन निकल वगैरह हैं ये मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं, बताया था मैंने, मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब आयरन आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है आयरन का, वो होता है 770 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आयरन फेरोमैग्नेटिक है खुद, क्या है ये? फेरोमैग्नेटिक। तो इस टेम्परेचर पे जाके ये, या इससे ज़्यादा, इस पे या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है आयरन, मतलब अपना मैग्नेटिज्म में लूज़ करना शुरू कर देता है। और यदि टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा होगा, 770 से बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर इसका मैग्नेटिज्म फर्दर लूज़ होता है, फर्दर ये मैग्नेटिज्म जो है इसमें ख़त्म होता जाता है। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नहीं हो सकता, ये बोलने का मतलब, बिकॉज मैंने बोला अंदर अर्थ के यदि आयरन है तो मोल्टन स्टेट में है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो 770 डिग्री पे आयरन फेरोमैग्नेटिक है तो वो क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। 770 इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा तो भी वो पैरामैग्नेटिक रहेगा और मैग्नेटिज्म अपना फर्दर लूज़ करेगा। तो ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आयरन को हम सोर्स नहीं मान सकते अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, समझे? और आगे चलते हैं, तो ये है, इसको देखेंगे जरा ध्यान से, ये है। तो एक भाई थ्योरी चली अब हमारी, एक्सप्लेन लिख लें यहाँ, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। सो ये पैरामैग्नेटिक जो एटम है बेसिकली, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे उसमें होते हैं डायमैग्नेटिक में। सुनते जाएंगे ध्यान से, बड़ा सिंपल है ये, डोमेन से आसान है ये। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की दो तरह की मोशन हो सकती है, स्पिन भी हो सकती है, ऑर्बिटल मोशन भी हो सकती है, ठीक है। ड्यू टू दीज मोशंस पैरामैग्नेटिक एटम का अपना क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि यार एटम डायपोल की तरह बिहेव करते हैं और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज वेरी वीक, ठीक है। तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं डायपोल्स, ठीक है। एनस एंस एक दूसरे की इंडिपेंडेंट है, तो एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा जा रहा है। एटम की बात कर रहा है, हर एटम जो है मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, लेकिन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीक है, तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। हैंस कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मीन्स दे आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, और ठीक है, दे आर ओरिएंटेड एंड हैंस ओरिएंटेड रैंडमली, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक डायपोल जीरो हो गया, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो इसलिए होगा बिकॉज इसकी तरफ ये नीचे को होगा कोई, तो एक ऊपर को भी होगा भाई इसकी तरफ ऐसे, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इधर जा रहा है तो इसके इधर को जा रहा होगा कोई, तो कैंसिल होगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसको फील्ड में रखते हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, ये देखो एटॉमिक डायपोल्स ट्राई टू, एटॉमिक डायपोल्स की कोशिश रहती है कि हम फील्ड की दिशा में चले जाएं, ठीक है। लेकिन दो तरह की फील्ड है बताई मैंने यहाँ पे, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है जैसे, और वीक फील्ड लगाई हुई है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं सारे डायपोल फील्ड की डायरेक्शन में जाने की, इस तरफ जाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ही जा पाते हैं, देखो जैसे 3 चले गए यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिज्म इसमें इतने ज़्यादा नहीं आ पाता है। सैंपल ट्राइज सैंपल फेल्स टू अटेन सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ अटॉमिक डायपोल्स, टकरा भी रहे हैं आपस में ही। तो क्या बोला एक बार फिर, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दी, लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर और वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो सैंपल कोशिश करता है फील्ड की डायरेक्शन में लाइन होने की, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स फील्ड की डायरेक्शन में लाइन होने की कोशिश करते हैं। सैंपल फेल्स टू अटेन सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट, वो इतनी अलाइनमेंट उनकी नहीं हो पाती ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटॉमिक डायपोल्स, आ गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ इसका आउट करूँ, ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं, कम टेम्परेचर, इसको पीछे को लाओ, इसको आगे को करो, इसको मतलब टेम्परेचर कम कर दो और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दो, क्या बन गया देखो, एट लो टेम्परेचर एंड हाई एच, ठीक है। अब लो टेम्परेचर हो गया तो अंदर हीट कम प्रोड्यूस होगी, थर्मल एजिटेशन इज लेस, ऑल द डायपोल्स आर गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ, सारे के सारे सीधे हो जाएंगे, और इन द डायरेक्शन ऑफ एच, एम और एच की डायरेक्शन एक ही होगी, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एच नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा इस मटेरियल को। देखो मटेरियल हैज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एच, ठीक है। बेसिकली
इसमें जो आपको मैंने बताया कि अनपेयर्ड या ऑर्बिटल मोशन है, उनकी स्पिन मोशन भी है, ड्यू टू दिस उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक है, ठीक है। यानी ये बता रहा था मैं, बेसिकली जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, बेसिकली पैरामैग्नेटिक जो एटम है उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी दो तरह की मोशन होती है, स्पिन मोशन भी होती है, ऑर्बिटल मोशन भी होती है, ठीक है। इसकी वजह से, इन दोनों मोशन की वजह से इसको मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है पैरामैग्नेटिक एटम में वीक है, very weak. Therefore, dipoles can be considered as, therefore dipoles are independent of each other. ठीक है, ये लिखा है वहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि यदि ये सैंपल में ऐसे होगा, फिर ऐसे कोई, जैसे ये इधर जा रहा है, दूसरा इधर चला हुआ है, तीसरा इधर, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब इनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी कोई इधर कोई उधर, कोई इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मटेरियल का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। Because then these magnetic dipoles are oriented in random direction, they are oriented randomly, therefore net magnetic dipole moment of the material is zero. अब इसको रखो फील्ड में, दो तरह से फील्ड लगाई थी मैंने बोला था पहले केस में ऑर्डिनरी टेम्परेचर है और वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। तो फिर मैंने ये बताया था कि कोशिश करता है मटेरियल, इतने मैग्नेटिक डाइपोल हैं फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही हो पाते हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, देखो ये, ठीक है, ये कुछ हो पाते हैं, ये अच्छा। तो सिग्निफिकेंट हो नहीं मिल पाता उसको, एक डायरेक्शन में लाइन होने की कोशिश करते हैं, तो जो मटेरियल है उसको जो नेट मैग्नेटिज्म है फील्ड की डायरेक्शन में नहीं मिल पाता, ठीक है। So these dipoles try to align in the direction of H, बट वो कुछ ही हो पाते हैं, इसका मतलब कुछ अलाइन हो पाते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ H। तो यदि मैं आगे दूसरे केस में मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं, अब लो टेम्परेचर करता और फील्ड को क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो, तो सारे के सारे फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा ऐसे, सारे के सारे फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो इसमें नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा इन दी डायरेक्शन ऑफ एच भी आपका इधर कोई है, तो ये बोला था मैंने, ठीक है। ये बोल रहा था मैं कि जब वीक होगी आपकी फील्ड नहीं, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड वीक एच, सैंपल फेल्स टू, सैंपल मीन ए स्पेसिमेन, सैंपल फेल्स टू अटेन सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स। कोलाइड भी कर रहे थे ना वो, ठीक है, कोलाइड भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन में जाने की, लेकिन कोलिजन भी हो रहे हैं डाइपोल डाइपोल के आपस में। तो सैंपल फेल्स टू अटेन सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर कम किया और हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दी, तो थर्मल एजिटेशन लेस होगी एंड ऑल द डाइपोल्स आर गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ एच, देयरफॉर मटेरियल हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एच। तो ये देखो, ये आ गया देखो, नेट टाइम आ गया देखो ऐसे एच की डायरेक्शन में। सो ये है आपका नेक्स्ट, और लास्ट में आपकी है आपकी अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। इसको देखेंगे थोड़ा सा और फिर लास्ट टॉपिक है आज के लिए। सो या सो एक्सप्लेन डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी थ्योरी, वही इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनेंगे। सो इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड टू एग्जिस्ट लिखा है, एग्जिस्ट इन पेयर्स हैविंग ऑर्बिटल मोशन वी नॉट एस की वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस, यहाँ नहीं है दिस, ये काट दें यहाँ से, यहाँ है दिस, कहाँ लिख दिया है, केस इज जीरो बिकॉज दे हैव इक्वल अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट एंड एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। और एफ सी है ये, सी इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। तो भाई इसमें जो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो आपके एटम्स हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड, सॉरी, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कंसीडर्ड टू एग्जिस्ट इन पेयर्स। पेयर का मतलब दो हैं वो, तो एक का मोशन यदि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का ऑर्बिटल मोशन क्लॉकवाइज होगा। ये देखो, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये तो ऐसे एरो लगाना है, एरो लगाया इसने, और ये जा रहा है आपका इधर को ऐसे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, ओमेगा नॉट, इसकी भी ओमेगा नॉट। एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अभी एच, एच लिखना है यहाँ, बी नहीं लिखना, एच जीरो, ठीक है। जब आपने एच बाहर से कुछ नहीं लगाया अभी, सो एल एच एस ये कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखना है आपने, सिंपल डोंट राइट दिस। एक तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, ऑर्बिटल मोशन है इसकी, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है बताइए, वी नॉट, वी नॉट है ना ये, और ये भी वी नॉट अभी है ना, वी नॉट, वी नॉट, एक की, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है ना, दो हैं सवाल, एक यदि आपका चला एंटी क्लॉकवाइज ऐसे तो दूसरे को चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज ऐसे। तो सेंटर की तरफ फोर्स लगा, वो लगा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स यहाँ पता क्या होगा, ये न्यूक्लियस है ना एटम का, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलम्स फोर्स भी तो है, तो कूलम फोर्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स है, एफ सी का। कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स है सिर्फ, ठीक है। सो यदि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो इसकी कहाँ होगी, दूसरी तरफ होगी। तो यदि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, वेक्टर है दोनों। तो यदि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है तो इसका क्या होगा, माइनस m, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये बोला हमने यहाँ। एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक्सटर्नल फील्ड एच लिखना है, एच अच्छा रहता है, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसकी। सो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज जीरो बिकॉज दे हैव इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट्स, ठीक है। एक का मैग्नेटिक मोमेंट प्लस m आएगा तो दूसरे का क्या आ जाएगा, माइनस m, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। समझे बात मेरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में हैं तो एक यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें भी बता दिया मैंने कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका सोर्स यहाँ कूलम्स फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ओके। अब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो ये रखा देखो एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद क्या होगा कि एक्सटर्नल फील्ड जो है बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस फील्ड मीन्स अंदर को लगाई हुई है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। बी जो है ना यहाँ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड कहाँ है भी बोलो, इनवर्ड, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड, ठीक है। ये क्रॉस फील्ड, क्रॉस है यहाँ, प्लस नहीं है, क्रॉस है। और यहाँ पे ध्यान सुनेंगे आप, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चला गया तो कितना फोर्स लगता है बोलो, क्यू बी क्रॉस बी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा था भाई, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे था ना, तो अब क्या होगा देखो, अब एडिशनल फोर्स आएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन पे, ये वाला फोर्स आ जाएगा एडिशनली, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन इस केस में, पहले वाले केस में यदि ऊपर को आई, क्योंकि इसकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो डायरेक्शन या नीचे को आएगी ऊपर को आएगी, तो पहले वाले केस में यदि ऊपर को आई तो दूसरे वाले केस में डायरेक्शन नीचे को होगी। ये देखो एरो लगाए, एरो लगाया, एफ, एफ सी है और ये एफ बी है, ठीक है। सो ये बोलने का मतलब, तो पहले वाले केस में तो ये तो दोनों यहाँ देखो एक डायरेक्शन में हो गए, कौन कौन, ये जो फोर्स लगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और एक पहले लग रहा था एफ सी, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, तो इस केस में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये वेक्टर बड़ा बनाया थोड़ा, v2 हो जाएगी। और इस केस में देखो ये फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा था, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन पे वो लगा ऊपर, थोड़ा कम बनाया इसको,
ये यदि 7 है तो ये 5 है, तो 2 ही रह गया, तो इसमें इस केस में वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो v1 जो होगा बेसिकली ये v1 जो होगा इस केस में v2 हो गया, तो v1 लेस देन होगा v2। समझाई बात? क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद? मैग्नेटिक फील्ड लगाई परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ट, ठीक है। तो एडिशनल फोर्स आ गया इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है यदि तो माइनस ई लिख देंगे, ठीक है। तो ए फोर्स की डायरेक्शन जो मैंने बताई थी वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी यहाँ दे सकते हो आप, ठीक है। तो यदि ऐसे करके करें आप तो भी आ जाएगा। सो बेसिकली जो डायरेक्शन आई फोर्स की, एक केस में यदि ऊपर को आ रही है तो दूसरे केस में नीचे को आएगी, बिकॉज जिसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें क्या है क्लॉकवाइज है। तो एक केस में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, v2 जो है वो बड़ा होगा v1 से, मतलब v1 लेस देन होगा v2 से। तो एक इस केस में इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। सो यदि m2 है या m1 है तो m2 जो है वो ग्रेटर होगा m1 से। सो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मटेरियल में आ जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे, ये देखो। इन द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर, एडिशनल मैग्नेटिक फोर्सेज जो बता रहा था मैं एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज इन स्पीड v2 इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी ये वाला, ठीक है। वाइल स्पीड v1 ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, v1 जो है वो बेसिकली इसकी कम हो जाएगी, बिकॉज ये नेट फोर्स इसमें कम हो जाएगा, बता रहा था मैं। और इसमें ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में चले गए, फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ फोर्स कम होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, नेट फोर्स, ठीक है। सो दिस विल रिजल्ट इनटू अनइक्वल मोमेंट्स, ये देखो लग लगाएंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नाउ द पेयर हैज स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। अप्लाइड फील्ड के अपोजिट आता है, आपको पता है मैग्नेटाइज होता है मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल डेफिनेशन। डायमैग्नेटाइजिंग मटेरियल जो है बेसिकली ये आ गया, देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड, ठीक है। ये नहीं लिखना आगे कुछ नहीं, डोंट राइट दिस, बस काफ़ी हो गया इतना ही। उसके बाद है कि डायमैग्नेटिज्म इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वाई, ध्यान सुनेंगे। डायमैग्नेटिज्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वाई कर लें यहाँ, वाई क्वेश्चन ही बना दें, क्वेश्चन क्यों कर लें। द डायमैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट्स, बताया मैंने अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे थी ऑर्बिटल मोशन एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे की कैसे थी, दूसरे की क्लॉकवाइज थी ऐसे। सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट यदि m आया तो इसका कितना आया था -m, तो नेट कितना हो गया था 0, ये लिखा देखो यहाँ, दे हैव 0 इनहेरेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट, समझे बात में। अब लगाओ फील्ड, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवेलप्ड इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज फ्री फ्रॉम थर्मल इफेक्ट्स, अंदर जो एटम्स के बीच हीट एनर्जी होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता वो। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सच ए मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। क्या लिखा है बार फिर, दी नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो मटेरियल में आएगा वो फ्री है थर्मल इफेक्ट से। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सच ए मटेरियल नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर्स, ठीक है। द थर्मल एजिटेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज होगा मटेरियल का, यदि टेम्परेचर चेंज का इस मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हार्डली डिस्टर्ब्स दी अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर उनकी अलाइनमेंट को जो टेम्परेचर चेंजिंग है वो हार्डली डिस्टर्ब करती हैं, नहीं मतलब चेंज कर पाती उनको। थर्मल एजिटेशंस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज हार्डली डिस्टर्ब्स द अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द डायरेक्शन, ठीक है। सो जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो जो थर्मल एजिटेशन है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, दैट हार्डली डिस्टर्ब्स द अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल when magnetic field is applied across the diamagnetic material। ये आपने इसका ये क्वेश्चन आता है भी 2 नंबर में, वाई डायमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो आपने ये लिखना है सिंपल, ये लिख दो पहले लाइन की, नेट मैग्नेटिक मोमेंट शुरू में इनहेरेंट जो अंदर इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद जब फील्ड में रखते हैं तो जो टेम्परेचर चेंज है उसका ससेप्टिबिलिटी जो इस मटीरियल की उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सो जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा इसमें फील्ड में रखने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना फील्ड के, दैट इज़ फ्री फ्रॉम थर्मल इफेक्ट्स, मतलब उसके ऊपर जो भी अंदर हीट प्रोड्यूस होती है एटम्स के बीच उसका कोई इफेक्ट नहीं है, थर्मल इफेक्ट्स से इंडिपेंडेंट है। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर चेंजेस का, इस चाय के ऊपर कोई फर्क नहीं है, मतलब
Susceptibility of such a material is normally independent of change in temperature. The thermal agitation due to temperature change hardly disrupts the alignment of molecules. मॉलिक्यूल्स के अलाइनमेंट को हार्डली डिस्टर्ब करती है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो आपको बता रहा था कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी उसमें बेसिकली है क्या, थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे आपके। सो शुरू में तो बताया मैंने कि जो डायमैग्नेटिक एटम है, बेसिकली मटेरियल है, एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। पेयर्स का मतलब है 2 हैं। यदि एक की मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे की मोशन क्या होगी, बोलो जोर से, क्लॉकवाइज, तो वो इस तरफ चलेगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये तो मैंने बताया न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस सेंटर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा वो अभी कूलम्स फोर्स ने दिया। इनके दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल। ये v1 आगे, सॉरी v0 बोला इसको। ठीक है, और यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी वैसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन है, ये सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, कूलम्स फोर्स, वही सोर्स बना सेंट्रीपिटल का। ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, सो अब इसकी वेलोसिटी इधर को है, ये v0 है। और मैंने बोला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, एटम के केस में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो यहाँ वाले केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसका यदि -m आया तो यहाँ वाले केस में +m आ जाएगा। तो नेट इनहेरेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बोला मैंने शुरू में। फिर इस एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैंने बताया क्रॉस फील्ड लगाई। कौन सी फील्ड लगाई, क्रॉस फील्ड लगाई, ये लगा दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, क्रॉस फील्ड में लगाने के बाद अब क्या हुआ देखो, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ट। ठीक है, फिर बनाइए सर्कल्स, बना दिए, तो बना दिए ऐसे। अब बेसिकली इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन था, यदि इसको मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ये F=q v आ जाएगा ना इसमें। ये क्यू यहाँ -e है, क्यू जो है यहाँ वो कितना है भाई, क्यू जो है यहाँ वो -e है। तो यदि ये लगा वो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, FM बोल दो चाहे FP बोल दो, और सेंटर वाला तो वैसे ही है FC। तो अभी दोनों नेट फोर्स कम हो गया सेंटर की तरफ, ये 5 है 2 है, तो नेट फोर्स 3 ही रहा, तो ये वेलोसिटी अब v0 थी कम हो जाएगी, v1 होगी। और दूसरे केस में यदि ये ऐसे था इधर को, तो फिर ये सेंटर की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मोशन अब इस तरफ है, तो ये वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी ना, ये वाली v2 है ना। और ये सेंटर के, अब इसमें यदि ये मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब यहाँ कहाँ मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यदि ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लगा था इसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो यहाँ अब नीचे की तरफ लगेगा। तो FP और FC एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो टोटल फोर्स बढ़ गया, तो यहाँ वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। पहले वेलोसिटी दोनों बराबर थी, ऊपर देखो v0 ही थी, बढ़ गई ना। सो अब क्वेश्चन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब देयरफॉर वेलोसिटी कौन सी ज़्यादा है, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, देयरफॉर v2 इज ग्रेटर दैन v1। So as v2 is greater than v1, therefore m2 is greater than m1। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा कुछ इस केस में, सेकंड केस में, ये बताया मैंने, तो फोल्ड में रखने के बाद ये होना है। ठीक है, और फिर वो जो डायमैग्नेटिज्म वो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर होता है, वो मैंने बता दिया कि उस मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है बेसिकली टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंजेस के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, कौन ससेप्टिबिलिटी, कौन से मटेरियल की, डायमैग्नेटिक की। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट था वहाँ पे। ठीक है, और फिर ये लग के आपको पता ना, क्योंकि डायमैग्नेटिक एटम में मैंने कैसे बताया, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं भाई, पेयर में होते हैं, तो एक की मोशन लेना, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे की ऑर्बिटल मोशन कैसे होगी, क्लॉकवाइज। तो इसका डायपोल मोमेंट -m हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, +m। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 हो गया। फील्ड में रखने के बाद क्या हुआ, एडिशनल मैग्नेटिक फोर्स आया इलेक्ट्रॉन पे,
यदि उसकी डायरेक्शन पहले केस में ऊपर की तरफ आई जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो दूसरे केस में सेंटर की तरफ ही आएगी, अपोजिट आएगी उसकी। तो दूसरे केस में नेट फोर्स बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होता है। यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है v2, हमको भी ज़्यादा होता है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा इस मटेरियल में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा मटेरियल में वो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट आएगा। ठीक है, तो ये था। ये था मैं बता रहा ना आपको, ये वाला थोड़ा सा अभी फिगर बनाए थे, ये पहले केस में ये था, ये बता रहा था। पहले केस में यदि ये m प्लस है ऐसे, तो ये ऊपर को माइनस m हो जाएगा, ये ऊपर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये एफ शुरू में जब अभी फील्ड में रखा है, अभी ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो ये है फिगर आपका, अब यहाँ से बना सकते हैं अच्छे से फिगर। ठीक है, और जब फील्ड में रख दिया तो अभी मैं बता रहा था सेंट्रिक तक कौन सा फोर्स लगाई, सेंट्रिपिटल ये किसने दिया, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो कूलम्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसने दिया। ठीक है, सो इस केस में दोनों जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, और ये किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज, इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, सेम होगी। तो इसका ये मैग्नेटिक डायपोल में वेलोसिटी डिपेंड करता है, तो इसका पॉजिटिव एम आ गया तो इसका माइनस एम आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किया हमने, और जब फील्ड में रखा तो उसकी डायग्राम यदि वहाँ अच्छी लग रही है तो आप यहाँ से बना लें। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये है डायग्राम। तो ये है वो दूसरी, ए एफ एम लिख लें इसको या एफ बी लिख लें, ये जो है। ठीक है, ये इसको आप एफ बी भी लिख सकते हो। ठीक है, एफ एम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, मैंने बताया पहले ऊपर की तरफ लगेगा जो इसको नेट फोर्स जो एफ सी को कम करेगा। ये 5 है तो 3 है, नेट 2 लगा इस तरफ तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और इसमें एफ एम जो है वो एफ सी में ऐड हो जाएगा, तो नेट फोर्स बढ़ गया, नेट फोर्स बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस केस में v2 जो होगा बेसिकली ग्रेटर देन क्या होगा, v1। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इसमें m2 भी ग्रेटर देन आ जाएगा m2 इस केस में। और ये एंगुलर स्पीड है उसकी ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 है, देखो बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एरो लगा दें, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड्स हैं। ठीक है, ये बता दी। और जो उसने बनाई थी यहाँ पे, ये ओमेगा नॉट शुरू में है, सेम है दोनों शुरू में। ठीक है, और जब फील्ड में रखने के बाद फिर क्या हुआ, फील्ड में रखने के बाद जब, क्योंकि v इक्वल टू आर में का होता है, v इक्वल टू आर में का पड़ा है आपने +1 में, इसलिए लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर। जब v चेंज हो जाएगा तो ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ओमेगा जो है वो बेसिकली अब कितना बन गया, ओमेगा 1, और ये चल रहा था क्लॉकवाइज तो इसमें कितना बन गया, ओमेगा 2, बिकॉज इस केस में वेलोसिटी v2 है और इसमें कितनी आई, v1। इधर को v2 थोड़ा लंबा वेक्टर है तो v2 इज ग्रेटर दैन क्या है, v1। यदि v2 ग्रेटर दैन v1 है तो ओमेगा 2 भी ग्रेटर दैन ओमेगा 1 होगा। ठीक है, तो ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 ओमेगा एंगुलर स्पीड है यहाँ। सो ये था आपका। ओके देन, आज के लिए इतना ही।